अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट, आज प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट में जो हमारा टॉपिक है वो है इंटीग्रेटेड प्रोडक्शन मैनेजमेंट इन फिनों। According to the needs of improved management of materials in the factory and warehouse, production management is included in material management. प्रोडक्शन मैनेजमेंट में जो सबसे अहम डायरेक्शन या सबसे जो अहम कंट्रीब्यूशन होता है वो होता है उसमें यूज होने वाले मटेरियल और उस मटेरियल की हैंडलिंग, उस मटेरियल की सीक्वेंस की डिज़ाइनिंग, उस मटेरियल को स्टोर करना, उस मटेरियल को अवेलेबल टू यूज़ रेडी रखना, ये तमाम चीज़ें हमारी कहलाती हैं मटेरियल मैनेजमेंट। और किसी भी मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर जो एक अहम इन्फ्लुएंस होता है, जो अहम रोल होता है, वो उसमें उसकी मटेरियल हैंडलिंग यानी मटेरियल मैनेजमेंट की होती है। मटेरियल मैनेजमेंट इट इज procuring, storing, handling, controlling, packaging, inspection and transporting material as well as providing customer services। अगर हम मटेरियल मैनेजमेंट की फंक्शन या इसके सीक्वेंस की बात करें तो इसका सबसे पहला सीक्वेंस स्टेप है हमारा प्रोक्यूरिंग, कि हम मटेरियल को रिसीव या मटेरियल को अवेल किस तरीके से कर रहे हैं। सेकेंड आता है स्टोरिंग, हम उस मटेरियल को सेव किस तरीके से कर रहे हैं और हमारा जो प्लेस है वहाँ पर मटेरियल की क्वालिटी को कितनी ज़्यादा सेफ्टी सिक्योरिटी हासिल है। फिर उसके बाद एक स्टेप जो मटेरियल मैनेजमेंट में बड़ा अहम है वो है हैंडलिंग, कि मटेरियल जिन मराहिल से गुजर कर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और मैन्युफैक्चरिंग के मुख्तलिफ स्टेप से गुजर के फिनिश गुड्स तक पहुँच रहा है, ये टोटल जो है हमारी क्लास की मटेरियल हैंडलिंग। तो मटेरियल हैंडलिंग की जो हमारी एफिशिएंसी या इफेक्टिवनेस है उसका लेवल क्या है। तो उसके बाद है कंट्रोलिंग। मटेरियल की कंट्रोलिंग से बात यह है कि मटेरियल को मैक्सिमम लेवल पर यूजेबल, मटेरियल को मैक्सिमम लेवल पर वेस्टेज स्क्रैप से बचाना। तो हम जो है इसमें मटेरियल मैनेजमेंट में कोशिश करते हैं कि अवेलेबल मटेरियल से मैक्सिमम लेवल पर बेनिफिट्स एडवांटेजेस इन द शेप ऑफ फिनिश गुड्स हासिल कर सकें। फिर नेक्स्ट आता है पैकेजिंग इंस्पेक्शन। पैकेजिंग मटेरियल की जो पैकेजिंग है वो आइडियल होनी चाहिए ताकि मटेरियल की क्वालिटी बरकरार रह सके। इंस्पेक्शन, मटेरियल फिनिश गुड्स का दारोमदार होता है मटेरियल की क्वालिटी पर। अगर मटेरियल की क्वालिटी वीक होगी तो फिनिश गुड्स कभी भी बेहतर क्वालिटी में प्रोड्यूस नहीं हो सकती। तो मटेरियल के यूज़ करने से पहले उसका इंस्पेक्शन बहुत ज़रूरी होता है। फिर एक प्रोसेस का एक स्टेप हमारा ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल्स, जहाँ पे हम मटेरियल को ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए प्लेस यूटिलिटी हासिल करके उसको उसकी वैल्यूएबल प्लेस पर पहुँचाते हैं एंड प्रोवाइड कस्टमर सर्विसेज। In general, it can be defined as providing safely right amount of right material at the right place at the right time at the right cost without damages। अगर हम इसकी बात करें मटेरियल की, तो मटेरियल को हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि मटेरियल को सही उसकी क्वालिटी को सही पोजीशन में उसकी राइट अमाउंट यानी राइट क्वांटिटी एट द राइट प्लेस, सही जगह पर सही वक्त पर और सही कीमत पर बगैर किसी जब हम उसकी वेस्टेज के या डैमेजेस के नुकसान के पहुंचाते हैं तो ये हमारा सिलसिला कहलाता है मटेरियल मैनेजमेंट। ये सही क्वांटिटी सही जगह पे सही वक्त पर बगैर किसी लॉसेस के। Today, production management is much more than simply handling material. It involves हैंडलिंग मटेरियल, स्टोरिंग मटेरियल, कंट्रोलिंग मटेरियल। आज के दौर में प्रोडक्शन मैनेजमेंट को जो सिंपली तौर पे हम डिफाइन कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि प्रोडक्शन मैनेजमेंट में तीन अहम पोर्शन है, जिसमें से एक है हैंडलिंग मटेरियल, सेकंड है स्टोरिंग मटेरियल
थर्ड है कंट्रोलिंग मटेरियल। हैंडलिंग मटेरियल हम अभी लास्ट स्टार्टिंग में बात कर चुके हैं। तो हैंडलिंग मटेरियल से मुराद मटेरियल की मढ़ाई से गुजर के यूजेबल प्लेस पर पहुँचता है। स्टोरेज मटेरियल जिसमें हम टाइम यूटिलिटी हासिल करते हैं और मटेरियल की जब तक ज़रूरत ना हो तब तक उसको सेफ एंड सिक्योर रखते हैं। एंड कंट्रोलिंग मटेरियल मटेरियल को खराब होने से, वेस्टेज या मटेरियल को डैमेजेस से बचाते हैं ताकि मटेरियल का मैक्सिमम बेनिफिट अचीव किया जा सके। Traditionally, production management has been manifested with the reference to manufacturing as value adding and production management as cost adding. ट्रेडिशनली जो हम प्रोडक्शन मैनेजमेंट को अंडरस्टैंड या उसको रिसीव करते थे वो ये है कि प्रोडक्शन मैनेजमेंट को हम वैल्यू एडिंग और कॉस्ट एडिंग, एज ए वैल्यू एडिंग एज ए कॉस्ट एडिंग मटीरियल मैनेजमेंट की प्रिपरेशन की जाती थी। In 1980, productivity, quality, inventories represent three major targets of opportunity. 1980 से कुछ चेंजिंग आई, डेवलपमेंट हुई जिसमें हमने प्रोडक्टिविटी, जिसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। प्रोडक्टिविटी मीन्स कि हम इनपुट ऑफ रिसोर्सेज से आउटपुट ऑफ बेनिफिट क्या हासिल कर रहे हैं। तो हमारी प्रोडक्टिविटी डिटरमाइन करती है हमारी लेवल ऑफ अचीवमेंट, लेवल ऑफ सक्सेस। क्वालिटी, हमारी क्वालिटी क्या है। इन्वेंट्री, हमारी इन्वेंट्री हैंडलिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या है। ये जो तीन डायरेक्शन है ये हमारे लिए आफ्टर 1980 जो है ये एक अपॉर्चुनिटीज बनती है। डिजाइनिंग ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट सिस्टम, डिजाइनिंग ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट सिस्टम, it includes layout, design, structure design, in facilities design. डिजाइनिंग प्रोडक्शन मैनेजमेंट सिस्टम से मुराद है कि इसके अंदर जो हमारे शामिल होते हैं लेआउट डिजाइन, स्ट्रक्चर डिजाइन एंड फैसिलिटीज डिजाइन, ये तीन डायरेक्शन होती है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे फैसिलिटीज डिजाइन की। फैसिलिटीज डिजाइन इज रिलेटेड टू द प्रोडक्ट डिजाइन, प्रोसेस डिजाइन एंड शेड्यूल डिजाइन। फैसिलिटीज के अंदर जो हमारा सबसे अहम होता है जो हम प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने जा रहे हैं उस प्रोडक्ट को हम किस तरीके से डिजाइन करेंगे, उस प्रोडक्ट को किस तरीके से फ्यूचर में इम्प्लीमेंट करके फिनिश गुड्स तक लेकर जाएंगे। फिर उसके बाद फैसिलिटीज डिजाइन में हमारा आता है प्रोसेस डिजाइन कि हम उस प्रोडक्ट के अगर मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस क्या रखेंगे जिसको हम फिनिश गुड्स तक लेकर जाएंगे। नेक्स्ट है शेड्यूल डिजाइन। शेड्यूल डिजाइनिंग में हम फ्यूचर में होने वाली परफॉर्मेंस को एडजस्ट करते हैं विद टाइम फ्रेम, यानी कितने देर में 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा, 1 घंटे में कितने यूनिट प्रोड्यूस होंगे, 1 दिन में कितने यूनिट प्रोड्यूस होंगे, एक वीक में कितने प्रोड्यूस होंगे और 1 महीने में, और जिससे हम लॉन्ग टर्म बेसिस पे इसको कैलकुलेट करके चले जाते हैं। तो ये हमारा शेड्यूलिंग डिजाइन होता है। Product designer specify what happen the product is to be in term of dimension, material, composition, packaging. प्रोडक्शन डिजाइनर जो होता है वो डेफिनेटली तौर पर स्पेसिफाई करता है कि जो एंड प्रोडक्ट यानी जो हमारी फिनिश गुड है उसकी जो डायमेंशन है, उसकी जो कंपोजिशन है, उसकी जो पैकेजिंग है वो किस तरीके से उसका मयार या उसका स्टैंडर्ड या उसकी रिक्वायरमेंट क्या होगी। प्रोसेस प्लान में डिटरमाइन हाउ द प्रोडक्ट विल बी प्रोड्यूस। प्रोसेस प्लानिंग की जो जिम्मेदारी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो प्लान करना है कि प्रोडक्ट की जो प्रोडक्शन प्रोसेस है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, यानी वो प्रोडक्ट किस तरीके से एक मटीरियल से फिनिश गुड्स तक का सफर तय करेंगी। शेड्यूल डिजाइनर, प्रोडक्शन प्लानर स्पेसिफाई द प्रोडक्शन क्वांटिटीज एंड शेड्यूल्स द प्रोडक्शन इक्विपमेंट। शेड्यूल डिजाइनर की जो जिम्मेदारी होती है वो प्रोडक्शन प्लानर जिससे स्पेसिफाई द प्रोडक्शन क्वांटिटीज, यानी प्रोडक्शन के ओवरऑल यानी जो प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं उसकी
ओवरऑल कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी है, और फिर उसके बाद एंड शेड्यूल द प्रोडक्शन इक्विपमेंट, और हमें जो है फिर उस प्रोडक्शन के लिए कितनी क्वांटिटी में किस क्वालिटी के इक्विपमेंट दरकार है। तो ये हमारा जो है शेड्यूल डिजाइन है। इंटीग्रेटेड प्रोडक्शन सिस्टम टुडे we have factories with segregated technology. We need technologically integrated factories. It will become a reality in individual companies only if strategic manufacturing plans are developed, and such plans include material handling strategies. आज के एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी के दौर में, आज के इन्वेंशन और इनोवेशन के दौर में फैक्ट्रीज जो हैं वो बहुत ज़्यादा रिच हैं टूवर्ड्स टेक्नोलॉजी, और बगैर एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी को एडप्ट किए हुए आज के हम कम्पिटिटिव और कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस का सामना नहीं कर सकते। यही वजह है कि तमाम प्रोड्यूसर, तमाम मैन्युफैक्चरर अपनी स्ट्रेटेजिक मैन्युफैक्चरिंग प्लान को इस तरह डेवलप करते हैं कि उसके अंदर वो तमाम मटेरियल हैंडलिंग स्ट्रेटजीज जिस शामिल की जाए और एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी को मैक्सिमम लेवल पे यूटिलाइज किया जाए। Attempt by industries to implement automation in manufacturing have tended to create island of automation rather than automatic system. आज के दौर में जो इंडस्ट्रीज हैं वो बहुत ज़्यादा अडॉप्ट कर रही हैं, इम्प्लीमेंट कर रही हैं ऑटोमेशन को, मैन्युफैक्चरिंग के वो जदीद रिसोर्सेज को यूज़ करना, इक्विपमेंट और मशीनरी को यूज़ करना जो मैक्सिमम लेवल पर सेल्फ सफिशिएंट हो, ऑटोमेटेड हो, जिसके अंदर ह्यूमन कैपिटल या ह्यूमन लेबर की इन्वॉल्वमेंट कम से कम हो, क्योंकि इंसान और मशीन की परफॉर्मेंस में जो बुनियादी तौर पर फ़र्क होता है कि मशीन के अंदर एरर की पॉसिबिलिटीज ना होने के बराबर होती है, जबकि इंसान की परफॉर्मेंस में एरर की पॉसिबिलिटीज ज़्यादा होती है। ऑटोमेशन ने हमारी मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन की एफिशिएंसी में बहुत ज़्यादा इजाफा किया, हमारी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट यानी इफेक्टिवनेस में बहुत ज़्यादा इजाफा किया, और इस तरीके से हम मैक्सिमम लेवल पर अपनी प्रोडक्शन या अपने ऑपरेशन को अपने डिजायर गोल एंड ऑब्जेक्टिव से मीट करने की पोजीशन में हो गए। रिपोर्ट्स फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, न्यूमेरिकली कंट्रोल मशीन सेंटर एक्ट आर गुड एग्जाम्पल। आज के दौर में फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम प्रोड्यूस किए, अडॉप्ट किए जा रहे हैं, डेवलप किए जा रहे हैं, प्लान किए जा रहे हैं, जिनको न्यूमेरिकली कंट्रोल किया जाता है मशीन एंड सिफ्ट एक्ट के तहत। इसकी गुड एग्जांपल्स हम अभी डिस्कस करेंगे। इन्वेंटरीज इज अ लिस्ट ऑफ गुड्स एंड मटेरियल ऑफ दोज गुड्स एंड मटेरियल्स themselves held available in stock by a business। इन्वेंट्री बुनियादी तौर पर हम किस चीज़ को कहते हैं, वो गुड्स या वो मटेरियल जो कि हम यूज़ करते हैं बिजनेस एक्टिविटी या बिजनेस के प्रोसीजर या बिजनेस के प्लान के मुताबिक। इसके अंदर जो है हमारे पास अवेलेबल बिजनेस स्टॉक्स होते हैं जो कि हमारे रेडी टू सेल होते हैं। बुनियादी तौर पर इन्वेंट्री की 3 फॉर्म होती हैं, एक रॉ मटेरियल, एक वर्क इन प्रोसेस, एक फिनिश गुड्स। रॉ मटेरियल हम सिंपल मटेरियल को कहते हैं जो कि रॉ फॉर्म में हमारे लिए होता है फॉर यूजेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। वर्क इन प्रोसेस हम उसे कहते हैं जिसमें 50% काम हो चुका होता है, 50% रह गया होता है, यानी सेमी फिनिश गुड्स जिसे हम कहते हैं वो वर्क इन प्रोसेस कहलाता है। और फिनिश गुड्स इटसेल्फ इज अ फॉर्म ऑफ इन्वेंट्री जब तक उसको कंज्यूमर तक पहुंचा ना दिया जाए, तो फिनिश गुड्स भी हमारे पास इन्वेंट्री की एक टाइप है। Inventory are held in order to manage and hide from the customer the fact that manufacturer supply delay is longer than delivery delay, and also to ease the effect of imperfection in the manufacturing process that lower production efficiencies if production capacity is strained
idle for lack of material. यहाँ पर हम बात करें इन्वेंट्री की कि इन्वेंट्री के अंदर जो हमारी मैनेजमेंट होती है वो बुनियादी तौर पे हमारी मैनेजमेंट का जो बुनियादी मकसद होता है वो ये होता है कि हम अपने बिजनेस के सीक्वेंस बिजनेस के प्रोसेस को नॉन स्टॉप स्मूथली कैरी ऑन कर सकें और हमारी मैन्युफैक्चरिंग विदाउट इंटरप्शन जारी सारी रह सके। इसके लिए हमें अपनी इन्वेंट्री को उस ऑप्टिमम लेवल पर रखना पड़ता है जिससे हमारे मैक्सिमम बेनिफिट अचीव हो जाए। यदि इन्वेंट्री के ज़रूरत से ज़्यादा अवेलेबिलिटी या क्वांटिटी भी हमारे लिए डिसएडवांटेजेस का सबब बनती है। इन्वेंट्री की लिमिटेड क्वांटिटी यानी ज़रूरत के मुताबिक या उससे कम क्वांटिटी भी हमारे लिए डिसएडवांटेजेस का रीज़न बनती है। हमें इन्वेंट्री के लेवल को उस आइडियल ऑप्टिमम लेवल पे रखना होता है जिससे हमें डिसएडवांटेजेस कम से कम और एडवांटेजेस ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो उसके लिए जो है हमें इन्वेंट्री को कंट्रोल करना पड़ता है, इन्वेंट्री को मैनेज करना पड़ता है ताकि हमारी मैन्युफैक्चरिंग स्मूथली गोइंग ऑन रहे। The attention being paid to inventory management by Toyota Production System Japan। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर कोट करें कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट के तौर को टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम यानी जापान में किस तरीके से मैनेज या कंट्रोल किया जाता है, इसमें सबसे पहले जस्ट इन टाइम इट रेफर टू प्रोडक्शन ऑफ द नेसेसरी मटेरियल बीइंग परफॉर्म JIT। Each process must accurately produce the required amount of product within the carefully controlled period of time। आज के दौर में बहुत ही ज़्यादा जो यूजेबल और एडेप्टेबल टर्म है JIT जिसको हम कहते हैं जस्ट इन टाइम। ये प्रोडक्शन का वो टेक्निक है, वो हमारी वो अप्रोच है जिसमें हम अपनी इन्वेंट्री को अपनी जो अवेलेबल मटेरियल या इन्वेंट्री को इस लेवल पर रखते हैं जिससे हमारी इन्वेंट्री की क्वांटिटी को अकॉर्डिंगली नीड मैनेज किया जाए। यानी ईच प्रोसेस मस्ट एक्यूरेटली प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट विद इन द केयरफुली कंट्रोल पीरियड ऑफ टाइम। यानी जितने भी प्रोसेस हैं उसके सीक्वेंस हैं उसके प्रोसीजर हैं उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा केयरफुली जब हम उसको मैनेज करते हैं कंट्रोल करते हैं तो हम जस्ट इन टाइम टेक्निक के बुनियाद पर भी अपने ऑपरेशन या प्रोडक्शन को स्मूथली कंटिन्यू रख सकते हैं। सेकेंड है हमारे पास ऑटोमेशन। मोर देन वन डिफेक्ट कंट्रोल it is realized by quality control of the product and automobile defect control established throughout क्वालिटी सर्कल। आज के दौर में जो है ऑटोमेशन टेक्निक को यूज कर रहे हैं। ऑटोमेशन टेक्निक वो टेक्निक है जिसके अंदर क्वालिटी को कंट्रोल किया जाता है, इसके अंदर जो है प्रोडक्ट और उसके डिफेक्ट को मैक्सिमम लेवल पर कम करके इस्टेब्लिश करते हैं हम एक बेहतर क्वालिटी साइकिल। कैनवैन हमारे पास मौजूद है। इट इज द इंफॉर्मेशन सिस्टम सपोर्टिंग JIT। द टाइप ऑफ क्वांटिटी ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड आर entered on a material requisition from call। ये हमारा वो तरीका कार है जिसमें हमारी इंफॉर्मेशन जो है सपोर्ट करती है हमारे JIT को और जस्ट इन टाइम, और इसके ज़रिए जो है हम अपनी क्वांटिटी मटेरियल को इस लेवल पर अवेलेबल करते हैं या इस लेवल पर रिसीव करते हैं जिसमें हमारी नीड्स को मैक्सिमम लेवल पर सेटिस्फाई किया जा सकता है। And on it is the electric board that is visible to every plant employee. It is used by the employee to signal the need of the assistance and prevent a stoppage of the assembly line।
ये भी हमारे पास एक टेक्निक मौजूद है जिसमें इलेक्ट्रिकल बोर्ड को यूज किया जाता है जो कि विजिबल होता है, जो हर हमारे मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन के प्लांट पे, और इसको जो है एम्प्लॉय यूज करते हैं सिग्नल के तौर पे, असिस्टेंस के तौर पे, प्रिवेंट स्टॉपेजेस ऑफ असेंबली लाइन के तौर पे। यू आई नो it means ready set go. It provides one method of smoothing the flow in a process. ये भी हमारे पास टेक्निक मौजूद है जो के अंदर के जिसके अंदर हम जो है यू आई डन के जरिए जो है हम वो मेथड, वो सीक्वेंस, वो प्रोसीजर को जो है अवेलेबली प्रोवाइड करते हैं जिससे हमारी स्मूथ फ्लो प्रोसेस यानी साली रहता है। According to model, in its simplest term, that Toyota production system might be interpreted as a special case of material requirement planning. तो बुनियादी तौर पर जो टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम है वो बहुत ही एक खास किस्म की मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग को प्लान कर रहा है, बहुत ही खास किस्म की मटेरियल प्लानिंग को इम्प्लीमेंट और एग्जीक्यूट कर रहा है, जो कि उनकी कामयाबी का एक बहुत बड़ा रीजन है। अब हम बात करते हैं मटेरियल कंट्रोल की। अगर हम मटेरियल कंट्रोल की बात करें, इट इज रिक्वायर्ड टू रिड्यूस इन प्रोसेस इन्वेंट्री। Material control include not only traditional inventory control but also the location of the material in process storage and its orientation. मटेरियल कंट्रोल से मुराद ये है कि जब हम अपने ड्यूरिंग द प्रोसेस इन्वेंट्री को रिड्यूस करते हैं मैक्सिमम लेवल पर, ताकि हमारा जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू भी रहे और ड्यूरिंग द प्रोसेस मटेरियल हैंडलिंग की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी बहुत ज़्यादा ना हो। इसके अंदर जो है मटेरियल कंट्रोल इंक्लूड नॉट ओनली ट्रेडिशनल, हम ट्रेडिशनली तौर पर मटेरियल को नहीं बल्कि इसके अंदर लोकेशन ऑफ मटेरियल इन प्रोसेस स्टोरेज एंड इट्स ओरिएंटेशन, मॉडर्न वेज ऑफ मटेरियल ओरिएंटेशन, मॉडर्न वेज ऑफ मटेरियल स्टोरेज और मॉडर्न वे ऑफ मटेरियल हैंडलिंग जिसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। Previously noted, in batch manufacturing, 95% of the manufacturing cycle is spent as in a process inventory. हमने लास्ट क्लास में बात की थी टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन में, जिसमें हमने बात की थी मास प्रोडक्शन, जॉब शॉप प्रोडक्शन, बैच प्रोडक्शन। यहाँ पे बैच प्रोडक्शन की बात हो रही है कि हमने हिस्ट्री में ये पास्ट में नोट किया है कि बैच मैन्युफैक्चरिंग के अंदर 95% ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग साइकिल जो है उसका स्पेंड होता है किस चीज़ पे, प्रोसेस इन्वेंट्री पर, कि उसकी इन्वेंट्री के प्रोसेसेस क्या है। यानी मैक्सिमम लेवल पर बैच प्रोडक्शन इंहिसार कर रही है किस चीज़ के ऊपर, उसकी इन्वेंट्री की हैंडलिंग पर। प्रॉपर प्लानिंग ऑफ द स्टोरेज एंड कंट्रोल, इट इज की टू एन इफेक्टिव मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। अगर हम प्रॉपर प्लानिंग के तहत, स्टोरेज के तहत, कंट्रोलिंग के तहत मटेरियल या इन्वेंट्री को मैनेज करते हैं तो ये हमारी इफेक्टिव मैन्युफैक्चरिंग का रीजन बनती है, जिससे हम अपने मैन्युफैक्चरिंग को जस्ट अकॉर्डिंग टू प्लान इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वो डिजायर गोल एंड ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन का बुनियादी मकसद है। एप्पल एंड स्टैंडर्ड नोट parts that comprise these inventories are typically stored in a manner of that makes poor use of building space, providing limited accessibility to individual parts, numbers, and represent a low level of location control. Factor governing in process storage by the Apple and Strand: inventory size and allocation, unit block design, inventory location, control of status, location and quantity, storage mode। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एप्पल की, जिनकी जो
इन्वेंट्री को हैंडलिंग करने के लिए जो उनकी जो टेक्निक है, उनका जो प्रोसीजर होता है वो किस तरीके से होता है। फैक्ट्री गवर्निंग इन प्रोसेस स्टोरेज बाय द एप्पल एंड स्पैन, जिसके अंदर सबसे पहले इन्वेंट्री साइज एंड एलोकेशन डिटरमाइन की जाती है कि इन्वेंट्री का साइज क्या होना चाहिए और उसकी एलोकेशन किस जगह पे होनी चाहिए। यूनिट लोड डिजाइन, यूनिट लोड डिजाइन से मुराद है कि हमारे जो इन्वेंट्री की डिफरेंट क्वालिटी या डिफरेंट वैरायटीज होती हैं, उनके जो यूनिट होते हैं उनको किस तरीके से डिजाइन किया जाए कि वो हर नीड्स को फुलफिल कर सकें। इन्वेंट्री लोकेशन, इन्वेंट्री की जो ओवरऑल पॉइंट है, ये लोकेशन है वो कहाँ होगी। कंट्रोल ऑफ स्टेटस, लोकेशन एंड क्वांटिटी, जिसके अंदर हम तीन चीज़ों पे फोकस करते हैं। कंट्रोल ऑफ स्टेटस के ऊपर, लोकेशन के ऊपर और उसकी क्वांटिटी के ऊपर। स्टोरेज मोड, अब फिर हम इस तरीके से उसको स्टोरेज मोड को इम्प्लीमेंट करने की पोजीशन में आते हैं। अब हम बात करेंगे सिस्टम ऑफ प्रोडक्टिविटी। सिस्टम ऑफ प्रोडक्टिविटी is not always enough with the rapid technological advancement and futuristic manufacturing equipment and process network system tend to become more and more complex. And this has necessitated organization to revisit their system and procedures as to how effective and efficient they prove to be. यहाँ पे हम बात करेंगे प्रोडक्टिविटी की। तो प्रोडक्टिविटी को हम पहले डिफाइन कर चुके हैं कि हम प्रोडक्टिविटी से मुराद है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उसके इनपुट ऑफ रिसोर्सेज से उसके आउटपुट जो अचीवमेंट हो रही होती है उसको हम कहते हैं प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी का कोई भी लेवल आखिरी लेवल नहीं होता, इसमें मैक्सिमम लेवल और इसमें कंटिन्यूस बेसिस पे यह इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश मौजूद होती है। यही वजह है जिसकी बुनियाद पर ऑर्गेनाइजेशन ग्रेजुअली अपनी प्रोडक्टिविटी में इजाफा करती चली जा रही है। हम जैसे एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहे हैं, जैसे लेटेस्ट इक्विपमेंट और मशीनरी को अडॉप्ट कर रहे हैं, वैसे वैसे हमारी प्रोडक्टिविटी का लेवल जो है बढ़ता चला जा रहा है। आज के दौर में जो है हम नेटवर्क सिस्टम, प्रोसेस सिस्टम इस तरीके से प्लान और एग्जीक्यूट कर रहे हैं जिसकी बुनियाद पर हमारी प्रोडक्टिविटी पे उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है। और आज के दौर में जो ऑर्गेनाइजेशन रिविजिट करती है अपने सिस्टम और प्रोसीजर्स को कि किस तरीके से हम इफेक्टिव एंड एफिशिएंट अपने आप को मैक्सिमम लेवल पर बना सकें बाय द हेल्प ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। सर्टेन की एस्पेक्ट ऑफ द सिस्टम ऑफ प्रोडक्टिविटी, वो कौन कौन से की एस्पेक्ट हैं जो कि प्रोडक्टिविटी में लाजमी तौर पर फोकस होने चाहिए। एनालिटिकल सप्लाई चेन मैनेजमेंट सोल्यूशन, आज के दौर में प्रोडक्टिविटी के अंदर जो अहम कंट्रीब्यूशन है वो है आपकी सप्लाई चेन मैनेजमेंट का, कि आप किस तरीके से सप्लाई चेन मैनेजमेंट को प्लान, इम्प्लीमेंट और कंट्रोल कर रहे हैं। फिर उसके बाद साइंटिफिक एबीसी एनालिसिस, आज के दौर में जो हमारे पास एक टेक्निक मौजूद है एबीसी एनालिसिस, इसकी बुनियाद पर भी हम अपनी प्रोडक्टिविटी को काफी तक मैनेज और कंट्रोल कर रहे हैं। डायनेमिक कंट्रोल ऑफ इन्वेंट्री, हम अपनी इन्वेंट्री को जब डायनेमिकली कंट्रोल करते हैं तो हमारी प्रोडक्टिविटी पे इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है और हम अपनी डिजायर लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी हासिल करते हैं। डायनेमिक शेड्यूलिंग, फुलफिलमेंट बेस्ड प्लानिंग थ्रू आउट ईआरपी, और हम जब अपनी डायनेमिक शेड्यूलिंग के जरिए अपनी नीड और रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं, जिसमें हम यूज करते हैं इंटरप्राइज रिसोर्सेज प्लानिंग को, तो इससे भी हमारी प्रोडक्टिविटी में काफ़ी हद तक इजाफा होता है। और ब्रॉड बेस्ड आउटसोर्सिंग, जब हम अपनी मैक्सिमम या अकॉर्डिंग टू नीड आउटसोर्सिंग को ऑप्शन को यूज करते हैं, तो ये आउटसोर्सिंग भी हमारी प्रोडक्टिविटी में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इन्फ्लुएंस रखता है, जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी में इजाफा होता है। यहाँ अगर हम आउटसोर्सिंग को डिवाइड करते चले तो आउटसोर्सिंग मीन्स जब हम अपनी प्रोडक्ट की किसी पार्शियली पोर्शन को बजाय खुद बनाने के किसी और से
बनवा के उसको अपने प्रोडक्ट में ऐड करते हैं, तो ये हमारे लिए कहलाती है आउटसोर्सिंग। अब प्रोडक्टिविटी की डायमेंशन, हम एक प्रोडक्टिविटी दो तरह की होती है, एक होती है टोटल या कलेक्टिव प्रोडक्टिविटी और एक होती है इंडिविजुअल प्रोडक्टिविटी। हम टोटल प्रोडक्टिविटी या कलेक्टिव प्रोडक्टिविटी उस प्रोडक्टिविटी को कहते हैं जिसमें हम तमाम इनपुट ऑफ रिसोर्सेज को कंबाइन करके और उससे हासिल होने वाले आउटपुट को कैलकुलेट करते हैं, तो ये हमारी टोटल प्रोडक्टिविटी कहलाती है। इंडिविजुअल प्रोडक्टिविटी उसे कहते हैं कि जब हम अपने इनपुट ऑफ रिसोर्सेज को ग्रुपिंग करके सेपरेट करके और किसी एक रिसोर्सेज को अपने आउटपुट से कैलकुलेट करते हैं, तो ये हमारी कहलाती है इंडिविजुअल प्रोडक्टिविटी। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि नॉर्मली जो बेसिक रिसोर्सेज इनपुट होती हैं उसमें मैन, मटेरियल एंड मशीन, यानी एक इक्विपमेंट हमारी इनपुट है, एक ह्यूमन लेबर इनपुट है, और एक जो है हमारे पास मटेरियल है, जो मटेरियल हम मैन्युफैक्चरिंग में यूज करेंगे। तो इन तीनों के इनपुट के बाद ओवरऑल फिनिश गुड यानी आउटपुट जो हासिल हुआ ये कहलाएगी टोटल प्रोडक्टिविटी। और जब हम ह्यूमन रिसोर्सेज को अलग, मशीन को अलग, मटेरियल को अलग आउटपुट के साथ कैलकुलेट करते हैं, तो ये कहलाती है इंडिविजुअल प्रोडक्टिविटी। अब यहाँ पर हम बात करेंगे इसी डायरेक्शन में कैपिटल प्रोडक्टिविटी। कैपिटल प्रोडक्टिविटी, capital is referred to financial wealth, especially that used to start or maintain a business, sometime referred to as cash flow। कैपिटल प्रोडक्टिविटी हमारे पास जो कैपिटल के फॉर्म में जो हमारे पास फाइनेंशियल वेल्थ होती है, जो कि हम यूज करते हैं बिजनेस के मुख्तलिफ एक्सपेंडिचर को बेयर करने के लिए, फेस करने के लिए, और जिसकी बुनियाद किसी भी बिजनेस के अंदर सबसे अहम रोल फाइनेंस का होता है। क्यों? क्योंकि किसी भी बिजनेस में चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, नॉन मैन्युफैक्चरिंग हो या सर्विसेज हो, उसमें एक्सपेंडिचर पहले होते हैं और उसके अंदर जो है रेवेन्यू एट द एंड सबसे लास्ट में होते हैं। तो हमें अपनी रेवेन्यू तक पहुंचने के लिए जो कंटिन्यूसली बेसिस पे एक्सपेंडिचर को बेयर करना होता है, उसमें अहम रोल होता है उस बिजनेस में अवेलेबल फाइनेंस का। और उस फाइनेंस का जो एक अहम पोर्शन है वो कहलाता है कैपिटल। अब इसको जो है कैपिटल को नॉर्मली जो हम समझते हैं वो कैश फ्लो के तौर पर अंडरस्टैंड करते हैं कि बिजनेस का जो कैश फ्लो है वो डिटरमाइन करता है कैपिटल लेवल ऑफ बिजनेस। Capital deployed in plant, machinery, building, distribution system as it need to be productive। कैपिटल जो है हमारा डिप्लॉय होता है प्लांट पर, यानी प्लांट की परचेजिंग पर खर्च होता है, मशीनरी की परचेजिंग पर, बिल्डिंग के ऊपर, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो हम डेवलप करते हैं प्रोडक्ट को मार्केट तक पहुंचाने के लिए, उसके ऊपर कैपिटल खर्च होता है। और ये तमाम फैक्टर हमारी प्रोडक्टिविटी में हम रोल प्ले करते हैं। रीजन फॉर लो प्रोडक्टिविटी, हमारी लो प्रोडक्टिविटी जो होती है उसके बुनियादी तौर पर जो रीजन होते हैं वो होते हैं डिमांड फ्लक्चुएशन। जब किसी प्रोडक्ट या सर्विस की मार्केट के अंदर डिमांड बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करे, मीन्स इंक्रीज और डिक्रीज, कभी एकदम बढ़ जाए कभी एकदम कम हो जाए, ये रीजन बनती है बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर वाली जो है लो प्रोडक्टिविटी यानी पुअर प्रोडक्टिविटी की। अनसर्टेनिटीज ऑफ द प्रोडक्शन ओनिंग टू ब्रेकडाउन, प्रोडक्शन सिस्टम के अंदर अगर अनसर्टेनिटीज बहुत ज्यादा होंगी, जैसे पाकिस्तान के अंदर लास्ट 10 ईयर्स के अंदर शॉर्टेज ऑफ एनर्जी की वजह से इंडस्ट्रीज को बहुत ज्यादा सफर करना पड़ा, उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा डाउन हो गई थी। क्यों? क्योंकि वहां पर अनसर्टेनिटी बहुत थी कि वहां पर ब्रेकडाउन हो जाते थे ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये भी रीजन बहुत बड़ा है जिसके वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी पुअर हो जाती है, प्रोडक्टिविटी लो हो जाती है। इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज को भी हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने देखा इन्वेंट्री कंट्रोल या इन्वेंट्री मैनेजमेंट। अगर इन्वेंट्री कंट्रोल या इन्वेंट्री मैनेजमेंट पुअर होगी तो उसका इम्पैक्ट हमारी प्रोडक्टिविटी की होगा, तो हमारी प्रोडक्टिविटी लो हो जाएगी। तो यही वजह है कि किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन में एक अहम रोल होता है इन्वेंट्री हैंडलिंग यानी इन्वेंट्री कंट्रोल एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट का।
वेरियस मेथड ऑफ कैपिटल प्रोडक्टिविटी, हम कैपिटल प्रोडक्टिविटी को किस तरीके से मुख्तलिफ मेथड हम यूज करते हैं। इसके अंदर सबसे पहले आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग हम पहले बात कर चुके हैं, जिसके अंदर हम अपनी प्रोडक्ट की तमाम पार्ट से तमाम उसके हर हिस्से को खुद प्रोड्यूस नहीं करते, बल्कि उसमें से अपनी अकॉर्डिंग टू कोर कॉम्पिटेंसीज के मुताबिक फोकस करते हुए जो दीगर हिस्से होते हैं उसको बजाय खुद प्रोड्यूस करने के बने बनाए परचेज करके हम उसका हिस्सा बनाते हैं। तो हमारी जो कैपिटल प्रोडक्टिविटी है वो आउटसोर्सिंग से भी हमारी इसमें इजाफा होता है। मेथड ऑफ इम्प्रूवमेंट, हम टाइम टू टाइम रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बुनियाद पर जो अपने मेथड को इम्प्रूव करते हैं, तरीक़ेकार को चेंज करते हैं, क्रिएटिविटी को यूटिलाइज करते हैं, इससे हमारी कैपिटल प्रोडक्टिविटी में इजाफा होता है। बैलेंसिंग ऑफ वर्क स्टेशन, जो मैन्युफैक्चरिंग प्लेस है, जो वर्क स्टेशन है, इसमें बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये बैलेंस आउट हो जाए तो प्रोडक्टिविटी लो हो जाएगी, और अगर ये बैलेंस एक्यूरेट रहे तो ये जो है रीज़न बनती है हमारे कैपिटल प्रोडक्टिविटी, यानी हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तेज हो जाता है जब हम बैलेंस रखते हैं अपनी वर्क स्टेशन के ऊपर। उसके बाद रैशनलाइजेशन ऑफ पैकेजिंग मेथड्स, जब हम अपने पैकेजिंग मेथड को बहुत ज़्यादा रैशनली हैंडल या प्लान या इसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो ये भी हमारे कैपिटल प्रोडक्टिविटी को बहुत ज़्यादा उसमें इजाफे का सबब बनता है। क्योंकि इनरैशनल पैकेजिंग जो है हमारी प्रोडक्ट की डिमांड में या उसके बेनिफिट में कोई इजाफा नहीं करती और हमारी कॉस्ट में इजाफा कर देती है, जिससे हमारी कैपिटल प्रोडक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है। तो हमें जब भी पैकेजिंग करनी चाहिए उसके अंदर रैशनैलिटी को मैक्सिमम यूज़ करना चाहिए। उसके बाद क्वालिटी साइकिल, जो हमारे आउटपुट प्रोडक्ट है, जो हमारी फिनिश प्रोडक्ट है, उसका जो क्वालिटी है ये हमारे लिए बहुत अहम होती है, और ये जो है क्या कहते हैं हमारी कैपिटल प्रोडक्टिविटी के अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इन्फ्लुएंस रखती है। क्वालिटी को ये बुनियादी तौर पर क्वालिटी जो है किसी भी कस्टमर या कंज्यूमर के लिए उसके एक्सपेक्टेशन के मुताबिक यानी एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे लेबर प्रोडक्टिविटी की। लेबर प्रोडक्टिविटी, proper utilization of available resources to achieve the best result with minimum cost। प्रोडक्टिविटी किसे कहते हैं? प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, यानी ऑर्गेनाइजेशन में जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको इस तरीके से इस्तेमाल किया जाए कि आप बेहतर से बेहतर नताइज कम से कम खर्च यानी कॉस्ट के अंदर हासिल कर सकें। तो प्रोडक्टिविटी की डेफिनेशन ये भी है कि हम इस तरीके से एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली रिसोर्सेज को इस्तेमाल करें कि हमारी यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के नतीजे में होने वाला आउटपुट की क्वालिटी इतनी आइडियल हो और उसकी कॉस्ट कम से कम हो। लेबर प्रोडक्टिविटी इट इज defined by the OECD to be the ratio of the volume measures of output to the volume measure of input। हम लेबर प्रोडक्टिविटी को डिफाइन करते हैं किस तरीके से? उस रेशियो के जरिए जिसमें हम मेजर करते हैं आउटपुट वॉल्यूम को इनपुट वॉल्यूम से, यानी कितनी हमारी लेबर यानी ह्यूमन रिसोर्सेज इनपुट हो रही है और कितनी क्वांटिटी में प्रोडक्ट या सर्विस जनरेट या प्रोड्यूस हो रही है, यानी सर्विसेज कितनी हासिल हो रही है और हमारी जो है या यूनिट ऑफ प्रोडक्ट कितनी हासिल हो रही है। तो ये हमारी कहलाती है लेबर प्रोडक्टिविटी। अगर ह्यूमन इनपुट ज़्यादा हो और आउटपुट कम हो तो ये पुअर प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर होगी, और अगर इनपुट ऑफ ह्यूमन लेबर कम हो और आउटपुट ज़्यादा हो तो ये कहलाएगी मैक्सिमम लेबर प्रोडक्टिविटी। आउटपुट पर वर्कर correspond to the average product of labor and can be contrasted with the marginal product, marginal product of labor।
which refer to the increase in output that result from the corresponding marginal increase in labor input. आउटपुट पर वर्कर और कॉरस्पॉन्डेंट को अगर हम बात करें एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर जिसको हम कंस्ट्रक्टिवली मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर कहते हैं, ये रेफर करते हैं इंक्रीज इन आउटपुट रिजल्ट फ्रॉम द कॉरस्पॉन्डिंग मार्जिन इंक्रीज इन लेबर इनपुट, कि हम अपनी लेबर इनपुट में किस सीक्वेंस से इजाफा करें कि उसका हमारे आउटपुट पे डबल इफेक्ट पड़े। यानी हमारा आउटपुट, यानी अगर हम 10 वर्कर से 100 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, 10 वर्कर हम इन्वॉल्व कर रहे हैं और हम 10 लैपटॉप प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो अगर हम 2 लेबर या 2 वर्कर में इजाफा कर दें तो उससे जो हमारा आउटपुट ऑफ यूनिट यानी लैपटॉप में इजाफा होगा वो किस हद तक होगा। अगर वो 100 की जगह 115 हो रहे हैं तो ये हमारे लिए एक मैक्सिमम लेवल पर बेनिफिशियरी और अच्छे एक्सेप्टेबल ऑप्शन होगा। लेकिन अगर हमारे 2 वर्कर के इजाफा करने से इजाफा सिर्फ 6 या 7 लैपटॉप में हो रहा, आउटपुट में हो रहा, तो ये हमारे लिए अनएक्सेप्टेबल और हमारे लिए अनफेवरेबल होगा। लेबर प्रोडक्टिविटी में फर्दर टेलर ने जो डेवलपमेंट की थी, टेलर इन दिस टास्क स्टडी सेड ह्यूमन वर्क कैन बी मेड infinitely more productive not by working harder, by working smarter। पीटर टेलर ने बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर एक बहुत अहम रोल प्ले किया और जब उन्होंने ये नजरिया पेश किया कि प्रोडक्टिविटी का मकसद हरगिज ये नहीं है कि लेबर या वर्कर की हार्ड वर्किंग हो। उन्होंने पॉइंट आउट किया उस डिफेक्ट्स की तरह, उन डायरेक्शन की तरफ जो हमारी प्रोडक्टिविटी के लिए कमी का सबब बनते थे, और उन्होंने बताया कि हमें हार्ड वर्किंग से ज़्यादा स्मार्ट वर्किंग की जरूरत है। अब हार्ड वर्किंग किसे कहते हैं और स्मार्ट वर्किंग किसे कहते हैं? हार्ड वर्किंग हम कहते हैं कि जब लेबर कंटिन्यूसली अपनी एनर्जी इन्वेस्ट कर रही हो अपने वर्क के अंदर, ये कहलाती है हार्ड वर्किंग। लेकिन उस एनर्जी की इन्वेस्टमेंट से होने वाले बेनिफिट कम हो, तो ये अभी हार्ड वर्किंग कहलाएगी। स्मार्ट वर्किंग कहते हैं कि लेबर अपनी एनर्जी और अपनी सलाई कॉम्पिटेंसीज को यूटिलाइज मिनिमम करके मैक्सिमम रिजल्ट अगर अचीव कर रही है, यानी वो जरूरी नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग के जरिए रिजल्ट बेहतर। वो स्मार्ट वर्किंग मीन्स वो उन टेक्निक, उन मेथड, उन क्रिएटिविटीज को यूटिलाइज करें जिसके अंदर हम बेहतर से बेहतर रिजल्ट हासिल कर सकें। इसकी एग्जांपल अगर हम कहें, एक स्टूडेंट डेली 24 आवर्स में 6 आवर सेल्फ स्टडी करता है और उसकी जो डिवीजन है वो सेकंड आती है, और एक स्टूडेंट जो है डेली ओनली 1.5 आवर्स, 1.5 घंटा सेल्फ स्टडी करता है और उसकी फर्स्ट डिवीजन आती है। तो यहाँ पर वो स्टूडेंट जो 6 आवर स्टडी करके सेकंड डिवीजन हासिल कर रहा है, हम कहेंगे ही इज द हार्ड वर्कर स्टूडेंट। लेकिन वो स्टूडेंट जो 1.5 आवर यानी 1.5 घंटे के अंदर स्टडी करके फर्स्ट पोजीशन हासिल कर रहा है, हम उसको कहेंगे स्मार्ट वर्किंग, यानी कम से कम वक्त में बेहतर से बेहतर रिजल्ट। यही पॉइंट आउट किया फ्रेडरिक टेलर ने कि हम किस तरीके से अपने आप को हार्ड वर्किंग के बजाय स्मार्ट वर्किंग की तरफ ले जा सकते हैं। हाउ टू इंक्रीज द लेबर प्रोडक्टिविटी, किस तरह लेबर प्रोडक्टिविटी में इजाफा कर सकते हैं? बैलेंसिंग ऑपरेशन इन असेंबली लाइन। हम जब अपनी जो असेंबली लाइन होती है उसकी जो सीक्वेंस स्टेप होते हैं उसके अंदर बेहतर बैलेंस क्रिएट करके अपनी प्रोडक्टिविटी में, लेबर प्रोडक्टिविटी में इजाफा कर सकते हैं। सेकेंड, री एलोकेशन ऑफ वर्कर्स। हम अपने वर्कर्स को एलोकेट करके, चेंज करके उनकी प्रोडक्टिविटी में इजाफा कर सकते हैं, यानी लेबर प्रोडक्टिविटी में इजाफा कर सकते हैं।
setting up productivity norms and evaluation of production operation. हम सेट कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं प्रोडक्टिविटी नॉर्म्स और इवेल्युएट कर सकते हैं प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन। यदि ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले तमाम लोगों के लिए हम ऐसे रूल्स रेगुलेशन प्रोसीजर नॉर्म्स डेवलप करें जिसको डेवलप करना सबके लिए ज़रूरी हो और ये हमारी प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन को यूजर के इवेल्युएट कर सकें, ये भी हमारी लेबर प्रोडक्टिविटी में इजाफे का सबब बन सकते हैं, यानी क्लैरिटी मैक्सिमम लेवल पर हो। नेक्स्ट हमारे पास ट्रेनिंग। The term training referred to the acquisition of knowledge, skills, competencies as a result of the teaching of vocational or practical skills and knowledge that relate to the specific useful competencies. टर्म ट्रेनिंग हम किसे कहते हैं? ट्रेनिंग जो है रेफर करती है एक्विजिशन ऑफ नॉलेज को, जिसके अंदर हम नॉलेज को हासिल करते हैं, स्किल्स को पॉलिश करते हैं, इनहेंस करते हैं और ओवरऑल अपनी कॉम्पिटेंसीज में इजाफा करते हैं। इसके अंदर जो है हमारे पास ट्रेनिंग के अंदर ऑप्शन मौजूद होते हैं टीचिंग ऑफ वोकेशनल और प्रैक्टिकल स्किल्स एंड नॉलेज, जिसके ज़रिए हम वो तमाम नेसेसरी नॉलेज, वो तमाम नेसेसरी स्किल्स अपने वर्कर तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं जिसमें भी कॉम्पिटेंसीज में इजाफा हो जाता है। The dictionary meaning of the training is practical education in any profession or art. यानी जब हम किसी भी बिजनेस या प्रोफेशन की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हासिल करते हैं कि हाउ टू इम्प्लीमेंट, हाउ टू परफॉर्म, हाउ टू वर्क, ये हमारी कहलाती ट्रेनिंग। ट्रेनिंग का हमारी प्रोडक्टिविटी से बड़ा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होता है क्योंकि ट्रेनिंग के जरिए हम अपने वर्कर की कॉम्पिटेंसी में इजाफा करके अपनी लेबर प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमम लेवल पर एनहेंस करते हैं। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं इन प्रैक्टिकल टर्म ट्रेनिंग वुड बी important competencies to do a particular act in particular manner। प्रैक्टिकली जो हम टर्म यूज करते हैं ट्रेनिंग, उसकी जो मीनिंग है वो है इम्पोर्टेंट कॉम्पिटेंसी। यदि हम मैक्सिमम लेवल पर अपनी कॉम्पिटेंसी में इजाफा करते हैं अवेलेबल अपॉर्चुनिटी से, पर्टिकुलर एट इन पर्टिकुलर मैनर, किसी खास तरीके से, किसी खास डायरेक्शन के अंदर। A life office would like to import training to its prospective client and the existing client in certain process that would ensure a smooth relationship between the client and the life office। अब जो एक लाइफ ऑफिस है उसको डेफिनेटली तौर पर कोशिश करता है ट्रेनिंग की और ट्रेनिंग के ज़रिए वो तमाम स्किल्स को इम्पोर्ट करने की, वो तमाम नॉलेज और इंफॉर्मेशन को इम्पोर्ट करने की जो उसके क्लाइंट और उसके दरमियान एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप डेवलप करें जिससे उसके फ्यूचर में होने वाली अनसर्टेनिटीज़ को मैक्सिमम लेवल पर कम किया जा सके। ट्रेनिंग के अंदर हम बात करेंगे सो वी कैन से दैट ट्रेनिंग विल इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। हम ट्रेनिंग के जरिए जो अपनी प्रोडक्टिविटी में इजाफा कर सकते हैं। रिड्यूस कॉस्ट, हम ट्रेनिंग के जरिए अपनी कॉस्ट को कम कर सकते हैं। मेक प्रोडक्शन कॉम्पिटिटिव, और अपनी प्रोडक्शन को मैक्सिमम लेवल पर कॉम्पिटिटिव बना सकते हैं। आज की क्लास को हम यहीं पर स्टॉप करेंगे और नेक्स्ट क्लास के अंदर जो हम नेक्स्ट सेशन से स्टार्ट करेंगे। आज अगर हम रिव्यू करें कि आज की क्लास के अंदर हमने फोकस क्या क्या किया, तो हम शुरू से इसको बात करते हैं। ये हमारी क्लास थी प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट की, जिसके अंदर हमने सबसे पहले बात की व्हाट इज प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट, फिर हमने बात की इंटीग्रेटेड प्रोडक्शन मैनेजमेंट कंटिन्यू, फिर हमने बात की टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन मैनेजर कि किस तरीके से प्रोडक्शन मैनेजमेंट
जो है एग्जीक्यूट होती है। डिज़ाइन ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट सिस्टम, और प्रोडक्शन मैनेजमेंट सिस्टम को डिज़ाइन किस तरह किया जाता है, उसके स्टेप्स क्या क्या होते हैं। फिर हमने बात की इंटीग्रेटेड प्रोडक्शन सिस्टम। एक इंटीग्रेटेड प्रोडक्शन सिस्टम क्या होता है, और इसमें टोयोटा को हमने एज एग्जाम्पल फोकस किया। फिर हमने बात की इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज का क्या रोल है आपकी प्रोडक्शन मैनेजमेंट के अंदर, और इन्वेंट्री क्या होती है, इन्वेंट्री कंट्रोल या इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या होती है। इसमें हमने देखा जस्ट इन टाइम, ऑटोमेशन कैम्पेन, एनरॉन एंड यू गिव आई डन। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न, हमने इसके अंदर जो टोयोटा के एग्जाम्पल को फोकस किया। फिर हमने किया मटेरियल कंट्रोल। मटेरियल की कंट्रोलिंग का रोल क्या है आपकी प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट में। फिर हमने इसके अंदर देखा मटेरियल के सीक्वेंस स्टेप पर कौन से हैं जिसके जरिए मटेरियल को कंट्रोल या मैनेज करते हैं। फिर हमने देखा सिस्टम ऑफ प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी का क्या रोल है प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट में। फिर हमने देखा सर्टेन की स्टेप्स ऑफ सिस्टम ऑफ प्रोडक्टिविटी, और की प्रोडक्टिविटी के की स्टेप क्या क्या है जिनके जरिए हम प्रोडक्टिविटी में इजाफा कर सकते हैं। फिर हमने देखा कैपिटल प्रोडक्टिविटी। फिर हमने उसके बाद देखा वेरियस मेथड ऑफ कैपिटल प्रोडक्टिविटी। फिर हमने इसके बाद फोकस किया लेबर प्रोडक्टिविटी। फिर हमने इसमें देखा लेबर प्रोडक्टिविटी में वो क्या कौन से स्टेप शामिल होते हैं, और प्रोजेक्ट टेलर की क्या कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स लेबर प्रोडक्टिविटी। फिर हमने देखा ट्रेनिंग किससे कहते हैं, और ट्रेनिंग के जरिए क्या अचीवमेंट होती है। फिर हमने ट्रेनिंग के प्रैक्टिकल्स देखे। फिर हमने देखा ट्रेनिंग क्या बेनिफिट फराहम करती है। और यहाँ पर आज की हमारी क्लास खत्म होगी। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ इंशाल्लाह इस क्लास को स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।